हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आरएस एक्सपीडिशन। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग और बिजनेसेस हैं, जिसमें से कुछ स्मॉल स्केल हैं, कुछ मीडियम स्केल हैं, तो कुछ लार्ज स्केल हैं। इन्हीं उद्योगों में एक कैटेगरी आती है एमएसएमई कैटेगरी। एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ये क्या है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और इनका इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द एमएसएमईज क्या हैं, देन व्हाई द क्राइटेरिया हैज़ बीन चेंज्ड, और हाल ही में जो इसका क्राइटेरिया है, जो क्लासिफिकेशन है एमएसएमईज की डेफिनेशन है, उसमें चेंज क्यों किया गया है। आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एमएसएमईज इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में आखिर एमएसएमईज की इतनी बात क्यों होती है, उन्हें बढ़ावा देने की इतनी बात क्यों होती है, उनका रोल और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है देश की अर्थव्यवस्था में, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड देन इन द लास्ट वी विल सी व्हाई वुड एन एंटरप्राइज वांट टू हैव एन एमएसएमई स्टेटस। आखिर कोई भी एंटरप्राइज है वो एमएसएमई का स्टेटस क्यों लेना चाहता है। मतलब हम बात करेंगे आखिर एमएसएमईज को क्या बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये स्टेटस लेना चाहें। तो आइए देखते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो ये जो अभी का जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ बेस्ड ऑन एमएसएमईडी एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 पर ये बेस्ड है। और इसका जो क्राइटेरिया है वो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी और द इक्विपमेंट्स, कि कोई भी प्लांट है उसकी जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस पर ये क्लासिफाइड है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो श्रेणियाँ रखी गई हैं। और अगर हम पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो माइक्रो की जो लिमिट थी वो 25 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और मीडियम के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। वहीं सर्विस एंटरप्राइजेस की बात करें तो उसमें लिमिट कम रखी गई है, क्योंकि सर्विस एंटरप्राइजेस में मशीनरी और इक्विपमेंट में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इन कंपेरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। इसके अंतर्गत माइक्रो की लिमिट 10 लाख, स्मॉल की लिमिट 2 करोड़ और मीडियम की लिमिट 5 करोड़ रुपए रखी गई थी। अब इस क्लासिफिकेशन को चेंज क्यों किया गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल के लिए अगर हम समझें तो अगर जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक की लिमिट है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहता है और 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो जैसे ही वह 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी कंपनी है वो एमएसएमई कैटेगरी से बाहर आ जाएगी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉरपोरेट में वो इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने से बचता था, ताकि वो एमएसएमई के मिलने वाले फ़ायदे से वो वंचित न रहें। इसलिए ये कंपनियां एक्सपेंड नहीं कर पाती थी, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी। इसलिए ये डेफिनेशन अभी चेंज की गई है। पीएम मोदी ने जो आत्मनिर्भर कैंपेन की घोषणा की है, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत को इंक्रीमेंटल चेंज के बजाय क्वांटम चेंजेस पर जोर देना पड़ेगा अगर हमें सेल्फ रिलायंट एक इकोनॉमी बनना है। अर्थात छोटे छोटे सुधारों का समय अब नहीं है, हमें बड़े और लार्ज स्केल पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो ऑन दी इकोनॉमी। इसलिए एक रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन देश के सामने रखा गया है। उसमें अगर हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, इसमें दो क्राइटेरिया हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ही क्लासिफाइड था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर दोनों को इंक्लूड किया गया है। और जो अलग अलग श्रेणियां थी उनको कंबाइंड करके एक श्रेणी बना दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। और यहाँ देखिए, जो माइक्रो की जो लिमिट थी, यहाँ सिर्फ 25 लाख रुपए थी पहले, उसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ तक का कर दिया गया। मतलब अब माइक्रो यूनिट्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनमें भी अब इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, वो भी ग्रो कर सकती हैं और लेकिन फिर भी माइक्रो के अंदर ही वो मानी जाएंगी। इसी प्रकार स्मॉल की लिमिट भी बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई। और ये देखिए, जो मीडियम है वो 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अब कर सकते हैं। मतलब जो बिजनेसमैन यहाँ 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने से बचते थे, वो अब 20 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा चेंज है और एमएसएमई में इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता भी है। इसके अलावा जो टर्नओवर का नया जो एडिशन किया गया है, हालांकि इस क्लासिफिकेशन के बाद 2006 के बाद 2018 में भी एनडीए गवर्नमेंट द्वारा एक बिल लाया गया था, उसमें टर्नओवर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। हालांकि वो लोकसभा से अभी पारित नहीं हुआ, उससे पहले ही ये नया क्लासिफिकेशन आ चुका है, जिसमें अब टर्नओवर को इंक्लूड किया गया है। और वो 5 करोड़ स्मॉल माइक्रो के लिए, 50 करोड़ स्मॉल के लिए और 100 करोड़ जो है वो मीडियम के लिए टर्नओवर रखा गया है। टर्नओवर से आप सब समझते होंगे कि कोई कंपनी है, उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स की सेल होती है
उस सेल की जो टोटल वैल्यू है वो उसका टर्नओवर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई शूज़ का शोरूम है और उस शोरूम द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए के शूज़ की सेल होती है, तो उसका जो टर्नओवर होगा वो 1 करोड़ रुपए होगा। और अगर हम क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें तो 5 करोड़ से कम का जो टर्नओवर है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होता है। इस प्रकार जो शूज़ का शोरूम है वो एक माइक्रो एंटरप्राइज है। तो इस प्रकार ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जो कंपनीज हैं वो ग्रो कर सकती हैं और उन्हें इस बात का डर भी नहीं रहेगा कि उनका एमएसएमई स्टेटस छिन जाएगा। फिर हम बात करते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएसएमईज कि आखिर इनका महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, ये एक बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक प्रॉब्लम है, यहाँ कैपिटल की कमी है बट लेबरर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना एक मुश्किल काम है। इसलिए अगर एमएसएमई की बात करें तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। कृषि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, उसके बाद एमएसएमई सेकेंड नंबर पे आता है। तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एमएसएमईज की देश में 3.6 करोड़ यूनिट्स हैं और ये 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं और ये जीडीपी का 37.5% कंट्रीब्यूट करते हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है 37.5 ऑफ द टोटल जीडीपी। उसके अलावा जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उन्होंने ये टारगेट सेट किया है कि 2025 तक जीडीपी का 50% वो कंट्रीब्यूट करेंगे, अर्थात 37.5% से बढ़ाकर 50% कंट्रीब्यूट करने का एक टारगेट रखा गया है, ताकि जो 2025 तक हमारा एक ड्रीम है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएसएमईज का एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। फिर सेकंड हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स। तो जो एमएसएमईज हैं वो देश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नियरली 45 to 50% हम मान सकते हैं, जो कि अगेन इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जो एमएसएमईज हैं ये बेसिकली टियर 2, टियर 3 एंड रूरल एरियाज़ में बेस्ड होती हैं, इसलिए जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कोई गांव है और उसमें अगर खादी इंडस्ट्री लगती है, खादी का एक प्लांट लगता है, तो रूरल एरियाज़ की जितनी भी वुमेन हैं, उस गांव की जितनी भी वुमेन हैं, उनको बहुत कम कैपिटल खर्च पर काफ़ी लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, जिनसे उनकी लाइफस्टाइल में भी सुधार हो और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि इट फिक्सेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, कि भारत की जो संरचनात्मक समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, उनको ये काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकती हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि लार्ज स्केल पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ा जा सकता है। उसके अलावा रीजनल इंस्टेबिलिटी, की अलग अलग रीजन्स में जो इंस्टेबिलिटी है कि कई जगह अगर उद्योग लगे हुए हैं तो वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, बाकी जगह जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ रिलेटिवली उतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होती, इसे भी ये एमएसएमईज दूर कर सकती हैं। हम लगभग हर एक एरिया में, हर रूरल एरिया में हम कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। उसके अलावा लो नेशनल इनकम, कि भारत की जो राष्ट्रीय आय काफ़ी कम है, उसे भी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर बढ़ा सकते हैं। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, कि जो पूंजी का एक असमान वितरण है इन दी वेरियस सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट देकर और रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। स्टार्टिंग में हमने देखा था फोर्थ पॉइंट जो था कि वाई वुड एन एंटरप्राइज वांट टू हैव एन एमएसएमई स्टेटस, कि आखिर कौन कौन से उसे बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन है वो एमएसएमई स्टेटस लेना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि पहला जो बेनिफिट है वो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स, कि एमएसएमईज को जो बैंक्स के द्वारा जो लोन्स दिए जाते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे दिए जाते हैं इन कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। ये काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। उसके अलावा जो सेकंड है वो है वेरियस टैक्स रिबेट्स, एमएसएमईज को काफ़ी करों में छूट दी जाती है। तीसरा है कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एमएसएमईज की जो प्लांट्स होते हैं वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनमें भी उन्हें काफ़ी छूट दी जाती है। फोर्थ है मार्केट असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट द्वारा टाइम टाइम पर ऐसे एग्जीबिशंस और ट्रेड रिलेटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनमें इन एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स को इनकरेज किया जाता है और उन्हें प्रमोट किया जाता है। फिर है फिफ्थ एक्सपोर्ट प्रमोशन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एमएसएमई मिनिस्ट्री का ये टारगेट है कि 50% जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 50% हम एमएसएमई के द्वारा करें, तो इस रिगार्डिंग भी एमएसएमईज को काफ़ी छूट्स दी जाती हैं और उन्हें काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स,
अगर MSMEs द्वारा लोन का जो रीपेमेंट है उसमें अगर इन्हें डिलेड होता है या इन्हें टाइम लगता है तो उसके अगेंस्ट भी इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। लास्ट है बेनिफिट्स फ्रॉम दी बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्हें छूट दी जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टाइम टाइम पर अनेक ऐसी स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और भी अदर ऐसी स्कीम्स है जो इनके प्रमोशन के लिए अनाउंस की जाती है। सो दिस वॉज दी टॉपिक अबाउट MSME. I hope you like this video. Please like, subscribe to this channel. Thank you for watching and have a good day.